हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था और अगला क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे हम उसी से संबंधित गॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने आप लोगों को बताया था किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और देखिए फ्लक्स में क्या हो रहा है। फ्लक्स में कभी कभी फ्लक्स का मान पॉजिटिव भी होता है और कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निगेटिव भी होता है। कहता है जब बल रेखाएं विद्युत परिपथ के बाहर की ओर हो, जब बल रेखाएं विद्युत परिपथ के बाहर की हो तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब बल रेखाएं परिपथ के अंदर की ओर बंद परिपथ के अंदर की ओर होगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निगेटिव होगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, सीधे टॉपिक पे आते हैं, गॉस थ्योरम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव के बारे में बता दिया, उसका डायमेंशन, यूनिट, सारा चीज बता चुके हैं। ठीक है, अब आज हम गॉस थ्योरम बता रहे हैं जो कि मैक्सिमम ईयर में इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लगभग हर एक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से तैयार कीजिएगा। हम इसको सिंपल नोट्स इसका बना देते हैं। आप लोग जो है देखिए, लिख रहे हैं। गॉस थ्योरम के बारे में हम बता रहे थे। गॉस थ्योरम क्या है? कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम देखते हैं क्या ये कोई बंद तल है, बंद तल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लिख दिए। इसके बराबर क्या आता है? कुल आवेश का 1/ε0, यानी φ बराबर हो गया Q/ε0। इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ये कोई सर्किल ले लेते हैं, ये कोई सरफेस ले लिए। इस सरफेस के केंद्र में कहता है कोई पॉइंट O है, कोई पॉइंट O है। इस पॉइंट O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है। इस चार्ज प्लस Q चार्ज है। इस केंद्र से इसके बीच क्या कहते हैं, ये सरफेस के बीच की दूरी ये R है। और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, ds एरिया ले लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल एरिया ds है, स्मॉल एरिया ds है। तब कहता है, तो इसको लिखिए, माना कि O पर प्लस Q आवेश है, माना कि O पर प्लस Q आवेश O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जो क्या है, किसी बंद तल के भीतर है, जो किसी बंद तल के भीतर स्थित है। यानी Q आवेश किसी बंद तल के भीतर स्थित है। इस पे स्मॉल एरिया, इस पर स्मॉल एरिया जो है अल्प क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस पर अल्प क्षेत्रफल ds लेते हैं, ds लेते हैं।
कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और स्मॉल एरिया ds के कारण अल्प विद्युत फ्लक्स d phi उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और स्मॉल एरिया E के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड E और स्मॉल एरिया ds के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं d phi बराबर E ds, EDS। अब EDS है, अब इसको लिख सकते हैं d phi इक्वल टू EDS cos थीटा। चूंकि यहाँ cos थीटा का मान 0 डिग्री है, तो फिर लिख लीजिए d phi इक्वल टू वेक्टर E, ऐसे नहीं भी लिखिएगा, EDS cos थीटा cos 0 डिग्री। अब यहाँ से आ गया E, चूंकि थीटा का मान 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान 1, तो EDS यानी d phi का मान EDS हो गया। अब ये निकल गया, EDS निकल गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी लीजिए। d phi का मान हुआ EDS। अब यहां से चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। ये मान पुट कर देना है इस d phi में, तो अब क्या हो जाएगा, d phi इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हो गया, ये d phi का मान ये हो गया। अब इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d phi 1/4 पाई और यहाँ पे ds भी लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और ds। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद d phi ये बच जाएगा phi इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन टर्म है उसको देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसको बाहर कर लेते हैं, Q/r² इंटीग्रेट ds। और ये पूरे सरफेस पे है, इस कारण सरफेस इंटीग्रल लगा दिए। तो ये इंटीग्रेटिंग कर दिए, इंटीग्रेटिंग के बाद d phi बराबर 1 इंटीग्रेटिंग d phi, इस साइड आ गया इंटीग्रेटिंग, और चूंकि ये पूरे सरफेस पे कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds। d phi का phi हो गया,
यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1/4πε0 Q/r² और सरफेस इंटीग्रल ds। अब देखिए चूंकि सरफेस है तो सरफेस ऐसे भी लिख लीजिएगा आप लोग शॉर्ट में, ये सरफेस इंटीग्रल जो होगा ds ये एक सर्किल के रूप में है तो इसका मान जो हो जाता है 4πr²। ठीक, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² और इसका मान हो गया 4πr²। अब यहां से 4π कट गया, r² कट गया तो ये बच गया Q/ε0। अब यही फाई का मान जो हो गया Q/ε0, यही गॉस थ्योरम है प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल वे में हमने प्रूव्ड किया है, बहुत ही छोटा में किए हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉस थ्योरम हो गया फाई ये गॉस थ्योरम फाई बराबर हो गया Q/ε0। अब ये कहने का ये मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है जब बंद परिपथ के अंदर हो, लेकिन जब पृष्ठ में कोई क्या कहते हैं बंद परिपथ में आवेश नहीं होगा तब कहता है कोई, यानी बंद पृष्ठ में कोई आवेश नहीं होगा तब फाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम था। आज का क्लास यहां तक है। आप लोग अगले क्लास में हम जो है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है हमने 2-3 क्लास ऑब्जेक्टिव का पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का देने का प्रयास करेंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास आप मस्ट देखिएगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग किसी भी चैनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है और मैं करवाऊंगा।